हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में कि किस तरीके से किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक किया जाए, जिससे कि जैसे जेई मेंस हो गया, एडवांस में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उन सबको इजीली हम सॉल्व कर सकें। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे। जब भी हम किसी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन को इजी अप्रोच से सॉल्व किया जा सके। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि कंटिन्यूटी होता क्या है। तो एकदम बेसिक डेफिनेशन, एकदम लेमन टर्म में अगर मान लो मैं समझता हूं, तो एफ एक्स मान लो मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया जा सकता है। अगर मैं किसी भी एफ एक्स का या किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और वो ग्राफ जो है बिना पेन उठाए ड्रॉ किया जा सकता है ना। इस तरीके का कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। इस तरीके के कोई भी ग्राफ जो है अगर उनको बिना पेन को उठाए हुए ड्रॉ किया जा सकता है, तो उन सारे के सारे इक्वेशंस को अपन कंटिन्यूअस इक्वेशंस बोलेंगे। बट यहीं पे एक चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिस पे जनरली स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते, वो है कि यहाँ पे इसको फंक्शन होना पड़ेगा। एफ एक्स जो है या इक्वेशन जो भी है, पहले इसको फंक्शन होना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मैं तुमसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि ये है और ये भी यहाँ पे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैराबोला है अपना, है ना। अब क्या ये दोनों कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब देखो, सबसे पहली चीज, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए पहले उसको फंक्शन तो होना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो पहले वाले के बारे में मैं बात करता हूँ, तो अपन को फंक्शन और नॉन फंक्शन चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं वीएलटी या वर्टिकल लाइन टेस्ट। उस टेस्ट की हेल्प से अपन क्या करते हैं कि ग्राफ में कहीं पे भी जहां मेरा मन करे वहां पे एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता हूं और वहां पे मेरे को x की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए y की एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अपने को दो आउटपुट मिल रहे हैं, जब भी एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी x की इस वैल्यू के लिए एक आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, एक आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अब जब कोई चीज फंक्शन ही नहीं है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होने की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। इसी वजह से आगे चल के एक प्रो लेवल की डेफिनेशन आती है कि अगर मान लो अपन किसी भी फंक्शन एफ एक्स को चेक कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और अपन ऑब्वियसली बात है चेक कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं जो कि x इक्वल टू ए वाला अपना पॉइंट है। अब जब इस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है कि उस पॉइंट का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर उस पॉइंट को उस फंक्शन में डाल दूं तो वैल्यू जो है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब है यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है फाइनाइट आनी चाहिए, उसके साथ साथ इक्वल भी आनी चाहिए। अब लिमिट का एक छोटा सा जो कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि लिमिट में कोई भी लिमिट जो है एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, फाइनाइट होती है। उसके साथ साथ वहां पे LHL और RHL दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। ये लिमिट का कंसेप्ट कहता है। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको a माइनस भी लिख सकते हैं अपन। किसी अगर x टेंस टू a वाली चीज यहाँ पे चल रही है, उसको मान के चल रहा हूं मैं, यहाँ पे RHL को a प्लस लिख देंगे। दोनों जो है वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए। बट अब कंटिन्यूटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये फाइनाइट होने के साथ साथ f ऑफ a के बराबर भी होनी चाहिए। अगर इतना होता है तो अपन बोलेंगे कि वो फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पे, केवल और केवल इस पॉइंट की बारे में बात हो रही है, हर जगह की बात नहीं हो रही, इस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला केस लेता हूँ, फर्स्ट केस में x इक्वल टू ए पे, यानी कि f ऑफ a की अगर वैल्यू निकालोगे तो 3 आ रही है ना। अब यहाँ पे f ऑफ a प्लस की मतलब कि जस्ट a प्लस ऐसी यहाँ पे अगर चलोगे तो इसकी वैल्यू भी लगभग 3 की मतलब 2.999 अप्रोक्सीमेटली 3 के ही इक्वल होगी। वहीं पे f ऑफ a माइनस की निकालोगे, a माइनस h करोगे, जस्ट यहाँ पे जाओगे, इसकी वैल्यू जो है वो भी लगभग 3.00001 इसके आसपास होगी, मतलब लगभग 3 के बराबर होगी। तीनों वैल्यूज बराबर हैं तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन। अब वहीं पे अगले वाला केस में आ जाओ, ये सेकंड केस है। इस केस के बारे में अगर बात करोगे तो f ऑफ a की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है ना। देखो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए, जिसका मतलब यहाँ पे कोई भी इनमें से एटलीस्ट अगर एक भी इनफाइनाइट हो गया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही। या फिर इसकी दो सिचुएशंस हो सकती है, ये इन्फिनिटी आ जाए या नॉट डिफाइंड आए, उस सिचुएशन में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास केस है। अब इसमें f ऑफ a माइनस अगर मान लो मैं निकालता हूँ, f ऑफ a माइनस निकालेंगे तो वो एक्चुअली में इधर जाएगा। इधर ये कहाँ पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी।
सिमिलरली ए प्लस की वैल्यू देखोगे वो भी प्लस इन्फिनिटी इधर की तरफ से जा रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज इनफाइनाइट है, जिसका मतलब यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे तीनों दोनों केसेस हो रहे हैं। जैसे अगर देखो यहाँ पे और भी कई सारे केसेस की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मान लो एफ ऑफ ए माइनस ही केवल इन्फिनिटी होता है, एफ ऑफ ए प्लस की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है ना, और यहाँ पे एफ ऑफ ए की भी कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती जो कि एफ ऑफ ए प्लस के इक्वल होती, तब भी ये डिसकंटिन्यूअस ही होता। या फिर यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस की फाइनाइट वैल्यू होती, तब भी डिसकंटिन्यूअस ही होता। किसी भी एक तीनों में से, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये, तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू में ये चीज आ जाती है तो हमेशा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब जैसे थर्ड वाला है, ये कुछ अलग केस है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं तुमसे एफ ऑफ ए की वैल्यू पूछता हूँ तो तुम डायरेक्ट देख के बता दोगे दो है ना। एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू पूछते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू जो है लगभग 3 के इक्वल आएगी, तो ये लगभग 3 के इक्वल आ गया। एफ ऑफ ए प्लस की वैल्यू देखोगे तो भी लगभग 3 के इक्वल ही आएगी। अब एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि सबकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है लेकिन इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये वाला केस जो है ये भी डिसकंटिन्यूअस ही अपना होगा। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का जनरेट हो चुका है कि फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या चीजें देखनी अपने को पड़ती हैं। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी अपन किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें, डिसकंटिन्यूटी चेक करें, तो वो सारे पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखना है। पहली चीज कि जो पॉइंट फंक्शन अगर कोई दे रखा है ना, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इस तरीके का कोई भी पॉइंट फंक्शन, जैसे यहाँ पे ये वाला है ना, x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू ये हो गया, इस तरीके का कोई भी पॉइंट फंक्शन अगर दे रखा है तो वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे इसके लेफ्ट में भी कोई ग्राफ नहीं है, राइट में भी कोई ग्राफ नहीं है। लिमिट में कंसेप्ट भी पढ़े होंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। जब अगर मान लो जैसे इस तरीके को कोई फंक्शन है, अब ये लेफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता फंक्शन, तो इस पे LHL निकाल, जैसे ये 0 पे है ना, तो एफ ऑफ 0 प्लस तो तुम निकाल लोगे लिमिट के लिए, लेकिन एफ ऑफ 0 माइनस कैसे निकालोगे, क्योंकि उसके लिए तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल चेक करते हैं। अगर ये होता है तो अपन बोल देंगे यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। वैसे ही अगर मान लो सेम चीज लेफ्ट पोर्शन में होती, तब भी अपन, जैसे कि मान लो ये वाला होता है ना, तब भी अपन इसको ऐसे ही चेक करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शनल जो इक्वेशन है वो दे रखी हो, कोई फंक्शन अपने को दे रखा हो, डायरेक्ट नहीं बोले कि वो एक पॉइंट फंक्शन है, डायरेक्ट आपको रियलाइज ना हो, जैसे ये वाला है ना। अब इसको देख के अपन क्या आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहली चीज है, जब नॉर्मल अपने को कोई फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन का कोई भी डोमेन को डोमेन वगैरह डिफाइन नहीं है, तो अपन उसका डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे डोमेन अगर निकालते हैं तो डोमेन के लिए सिचुएशन क्या है, अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है ना, तो ये कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर फॉर्म है ना, वहीं पे अगर मान लो ये डिनोमिनेटर 1 अपॉन रूट समथिंग में यहाँ पे कुछ लिखा होता है, तब ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन वाला सिचुएशन आ जाएगा, 1 अपॉन 0 वाला वो नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये वाला केस होना चाहिए। दूसरे वाले के लिए आ जाओ, यहाँ पे 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो दोनों केस होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, जिसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि केवल ये माइनस के पहले वाली चीज अगर हो जाए और माइनस के बाद वाली नहीं होगी तो भी अपने फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। जैसे 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल लेंगे तो यहाँ पे ये रूट के अंदर माइनस बन जाएगा, तो पूरा पूरा फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है, और जब भी दोनों कंडीशंस का होना जरूरी होता है तो वहां पे अपन इंटरसेक्शन लेते हैं। इसी वजह से इन दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेंगे, और दोनों वैल्यूज में जो इंटरसेक्शन का मतलब अब जो दोनों में एक्स की कॉमन वैल्यूज है वो केवल और केवल 5 है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू 5 यहाँ पे ले लो, और x इक्वल टू 5 पे fx की या y की वैल्यू 0 आ रही है तो ये आएगा। तो अपने पास एक्चुअली में है ये भी पॉइंट फंक्शन ही, लेकिन ये दे नहीं रखा है कि पॉइंट फंक्शन है, तो अपन इसको निकाल के भी इस तरीके से देख सकते हैं। और अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये एक पॉइंट फंक्शन है। दूसरा पॉइंट है, जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल जैसे कि एक्स स्क्वायर ले लो, है ना, एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का ग्राफ होता है। एक्स क्यूब की अगर बात करोगे तो जो है उसका ग्राफ जो है इस तरीके का होता है ना।
वहीं पे x की पावर 4 की बात करोगे इस तरीके का होता है, x की पावर 5 की बात करोगे तो ये जो x की पावर 4 का ग्राफ जो अपन बना रहे हैं इसी में एक लाइन ऐसे ऐड कर दो, ये x की पावर 5 का हो गया, 6 करना है तो पावर ऊपर चला गया, 7 करना है तो इसको फिर नीचे ले आओ, है ना। इस तरीके से अपन इसको लेते हुए चलते हैं, क्योंकि जैसे जब पावर ऑड होगी तो उसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यूज पे y की नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब x नेगेटिव होगा तो y की भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसी वजह से ये ग्राफ जो है नीचे जाता है x की ऑड पावर्स पे। और जब इवन होगी तो चाहे वैल्यूज x की नेगेटिव रहे या पॉजिटिव, हमेशा आउटपुट जो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, या फिर इसको x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी दोनों केसेस में y की वैल्यूज देखेंगे। जब पावर ऑड रहेगी y की तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। x की जब भी कोई ऑड पावर है, यहाँ पे 7 कर दो और माइनस इन्फिनिटी की पावर 7 जो तो माइनस में ही जाएगा। ऐसे ही जब इवन नंबर होगी तो प्लस इन्फिनिटी, है ना। एक रेफरेंस के लिए अपन इस चीज को समझ रहे हैं। अब यहीं पे अगर मान लो इसकी जगह कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर अपन देखते हैं तो सारे के सारे फंक्शन जो अपने अपने डोमेन में, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है ना, ये आगे चलता हुआ जाता है, एक रफ फिगर है, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन बना रहे हैं। वहीं पे टेन एक्स के बारे में बात करो तो टेन एक्स जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का चलता है ना, और बाकी पोर्शन में भी बनेगा। अब तुम देख के तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये तो इस पे पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो पूरा ग्राफ ही चेंज हो जा रहा है, बट पाई बाय 2 जो है टेन के डोमेन में भी नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है वो अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन्स में जो है सारे के सारे पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन सब कंटिन्यूअस होते हैं। एक्सपोनेंशियल में अगर जैसे e की पावर x की बात करोगे, है ना, तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, सर यहाँ पे इस तरीके का होता है। और e की पावर माइनस एक्स का, या फिर ऐसे कर लो कि अपन a की पावर x का बना लेते हैं, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो e हो गई, e 1 से बड़ी है ना, e की वैल्यू 2.7 होने, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बनेगा। ln x की बात करोगे तो ln x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जब बेस 1 से बड़ा है, और जब बेस 1 से छोटा है तो इस तरीके का ग्राफ होता है। सारे के सारे ग्राफ अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। अब आते हैं मेन चीजें। देखो पहला चीज यहाँ पे है कि अगर मान लो अपने को कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, वो जो अभी तक अपन ने देखा कि पॉइंट फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं और सारे के सारे पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये सब अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करना है, सबसे पहली चीज कि अगर मान लो अपने को कोई फंक्शन दे रखा है और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कि नीचे अपने को एग्जांपल्स ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इस तरीके से अगर फॉर्म है और अपने से पूछा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ है या फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ है। अब जब अगर मान लो आपसे फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ है ये पूछा है तो आप ये बता दो ना डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दो और बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो जब भी यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल टू 0 होगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ऊपर 0 नहीं बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, तो ये नॉट डिफाइंड वाला सिचुएशन आ गया, है ना। तो उन पॉइंट्स पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, जैसे कि ये वाला है ना। अब इसके बारे में बात कर, अब हालांकि तुम यहाँ पे बोल सकते हो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि ये R2R डिफाइन है, ये फंक्शन भी R2R डिफाइन है। अगर डिफाइन नहीं है तो अपने रेस्पेक्टिव डोमेन के बारे में बात की जाएगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन है तो अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है कि डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है, वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है, 10x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 पे, यानी कि 10x की वैल्यू जब रूट 3 है, और रूट 3 किस x की वैल्यू पे आती है, हमको पता पाई बाय 3 पे आती है। और 10x के बारे में बात करोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो एक तो यहाँ पे आएगी और एक पॉजिटिव वैल्यू जो है थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, पाई प्लस समथिंग, तो पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई बाय 3, ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3। अगले वाले के बारे में बात करोगे तो फिर यहाँ पे आएगा, तो ये भी फिर से पाई ऐड हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 3। फिर आगे बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पाई बाय 3। इस तरीके से सारे के सारे इन वैल्यूज पे जो 10x है उसकी वैल्यू रूट 3 होगी, जिसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी, और इन सारे पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, है ना। वैसे ही सेम चीज अगले वाले फंक्शन के लिए करते हैं। अगले वाले फंक्शन में डिनोमिनेटर को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये x की इवन पावर है, ये भी इवन पावर है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें x की कुछ भी वैल्यू डालो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये कभी 0 होगा ही नहीं।
अब जब ये वैल्यू कभी जीरो ही नहीं होगी तो डिनोमिनेटर जो है वो कभी जीरो ही नहीं हो रहा, तो x की सारी के सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अपने को कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा हो, तो सारी की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में डबल डिनोमिनेटर इस तरीके का फॉर्मेट अगर तुमको देखने को मिल जाए, है ना, लगभग अपन ने इसमें सारी चीजों को कवर किया, सारे एस्पेक्ट्स को देखा गया कि जिस जिस तरीके से जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, कभी कभी फंक्शंस में इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को कहीं पे ऐड कर देगा, तो इसको अपन अलग से भी समझ ले रहे हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे दो केस लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करोगे तो 5x माइनस 3 और x बाय, ये डिनोमिनेटर जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और डिनोमिनेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर है, x माइनस 4, तो x माइनस 4 जो है ये भी जीरो होना चाहिए। x माइनस 4 कब जीरो होगा, x इक्वल टू 4 पे। और इसकी बात करोगे ये जीरो है, जिसका मतलब यहाँ पे 5 की पावर x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 कब आएगा, जब 5 की पावर 1 होगी, सॉरी 5 की पावर 0 होगी। बेस दोनों का इक्वल मैंने कर दिया है। अब बस सीधा कर दो कि x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब x इक्वल टू 3 है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करो तो x इक्वल टू 3 और 4 पे पूरा पूरा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अपने को जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर और कहीं से भी किसी a की पावर में समथिंग में कोई फंक्शन दे रखा, वहां पे भी डिनोमिनेटर बन रहा है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज डिनोमिनेटर की दिख रही है सबको इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना है, सबको जीरो इक्वल टू जीरो चेक करना है, और वहां पे जो x की वैल्यू जा रही है उन सब पे वो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस ही होगा, है ना। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मान लो फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी इक्वेशन में अपने को कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज कर दिया जाए या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस इवन मेंस में तो अभी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, जहां पे लगभग हर क्वेश्चन में 2023 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 8-9 क्वेश्चंस कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को मिला के आए थे, जिसमें लगभग सभी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज ही किया था। अब यहाँ पे इसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है कि जैसे अगर मान लो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की बात करूं और मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम सीधा सीधा बोलोगे जितनी भी इंटीजर वैल्यूज है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, -1 पे, -2 पे, -3, -4, इन सब वैल्यूज पे, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा मेरे को ग्राफ देख के आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे ग्राफ इसका टूट जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी ग्राफ टूटेगा तो मतलब यहाँ पे इसको पेन उठाना पड़ रहा है, एकदम बेसिक तरीके से हम समझ रहे हैं ना, एकदम देसी भाषा में पेन उठाना पड़ रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सारे के सारे x की वैल्यूज जब इसके अंदर का x जो है वो इंटीजर होगा तो अपने को पता है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सेम चीज जो है यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसके लिए भी एप्लीकेबल है, ये भी इंटीजर्स पे ही टूट रहा है। तो जब यहाँ पे ये x इंटीजर होगा तो जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये अपना डिसकंटिन्यूअस होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी, यहाँ पे क्या लिखा है, अब हो सकता है ना इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कुछ और लिखा हो। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ स्टार लिखा है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसके अंदर भी स्टार लिखा है ना, इस स्टार को कुछ और मान लो, यहाँ पे हैश टैग मान लो, ये लिखा हो, है ना। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जब भी इंटीजर होगी हमेशा उन पॉइंट्स पे जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इसकी जगह अंदर अगर कोई एफ एक्स फंक्शन लिखा है तो एफ एक्स जहाँ पे इंटीजर बनेगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन को सारे के सारे प्रोसेस की हेल्प से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स फंक्शन अपने को ये दे रखा है, अब इसमें अपने को ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो ये जब भी ऐसे इस तरीके से कोई भी फंक्शन अपने को दिया जाता है, एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए ये फंक्शन है, एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए, जैसे जब वैल्यूज यहाँ से यहाँ है तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है, तब इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही जब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ है तो एफ एक्स इसके बराबर है, उस ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मान लो मैं केवल और केवल ऊपर वाले के बारे में बात करूं, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ये कब है, जब x की वैल्यूज 3 से 7/2, 7/2 को 3.5 लेते यहां तक, है ना। इस सिचुएशन में fx जो है मेरा इसके बराबर है। अब मेरे को इसी को देखना है कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा, और जिस जिस पॉइंट पे ये इंटीजर बन रहा होगा वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे ये फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये इंटीजर कब बनता है, सिंस अपने को क्या दिया है, अपने को बोला है कि x जो है वो 3.5 के बराबर या उससे छोटा है और 3 ये है। तो अब मेरे को देखना है कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहाँ पे तीनों साइड होगा ऑब्वियस बात है इसमें।
तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 35 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 12.25। अब इसके बीच में मेरे को देखना है कि इंटीजर कौन कौन से। इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो 10 है ना, और क्या है 11 है और 12, ये सारी की सारी वैल्यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज है 3 भी आना चाहिए, बट 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा। ये चीज का ध्यान अपने को यहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा ना, यहाँ पे लगा है ना। तो एक्स स्क्वायर की ये वैल्यूज जो है ये इंटीजर बन रही है। अब ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, मेरे को तो एक्स की वैल्यू पे बात करनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में वही बात की जा रही है। तो x की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, √10 हो जाएगी, √11 हो जाएगी, √12 हो जाएगी, है ना। और 13 भी हो सकती थी, लेकिन 13 जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा 12.25 से। तो अपने पास 3 पॉइंट्स ये आएंगे जहां पे ऊपर वाला फंक्शन, यानी कि जब x की वैल्यू 3 से 3.5 के बीच में होगी तो वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ये सबको समझ में आया है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मान लो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला केस, है ना, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इसमें यूज किया हो, इसको भी देख लो। ये कब होगा, जब यहाँ पे इसके अंदर ये वाला है ना, यहाँ पे ln x लिखा है। अब ये कब होगा, जब ये ln x की वैल्यू जो है ये इंटीजर होगी। अब ये इंटीजर कब होती है, 1 से 3 के बीच में, जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी। अब देखो, एक तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो ln 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 भी तो एक इंटीजर ही है, तो 0 बन जाएगा। और आगे क्या हो सकता है, और आगे तो यहाँ पे 3 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। x की वैल्यू अगर मैं डालता हूं, है ना, जो कि 2.71 होती है, जो कि इसी के अंदर है ना। तो अब अगर x की जगह डालूंगा तो ln की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो भी एक इंटीजर ही आ रहा है। तो 2 पॉइंट अपने यहां से आ जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे अपन बोल नहीं सकते डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि केवल और केवल जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को यहाँ पे नहीं दिया है, इसके साथ एक और फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो फाइनली आउटपुट क्या आएगा ये अभी हमें क्या पता। तो इनको अपन बोलते हैं पॉसिबल पॉइंट्स, ठीक है, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पे और अपने को चेक करना है कि क्या इन पे हो सकता है कि, इनको अलग से अपन लिखेंगे, है ना। अब यहीं पे एक चीज और आती है, जैसे कि एक फंक्शन जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है, ये वाला फंक्शन, इसको अपन बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का क्या कहना है, देखो अगर मान लो मैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये आउटपुट आता है ना। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका मतलब होता है कि अगर ये लिखा है तो यहाँ पे जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो हमेशा आउटपुट 1 आएगा। जब x इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आउटपुट हमेशा -1 आता है। ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। अब जब इस फंक्शन का कंडीशन ये है और इस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ बनता है। अब इस फंक्शन के ग्राफ को देख के तो हम इजीली बता सकते हैं ना ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है। ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि 0 प्लस जो है यहाँ पे हो जा रहा है और 0 माइनस यहाँ पे हो जा रहा है ना। तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, जिसका मतलब जब ये अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा बोल सकता हूं मैं, जब ये अंदर वाली वैल्यू जो है 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसके अंदर कोई जरूरी थोड़ी ना हमेशा x हो, एक स्टार भी तो हो सकता है। जब ये स्टार की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। यही चीज हम बोल रहे हैं और यही यहाँ पे लिखा है कि अब स्टार की जगह fx फंक्शन ले लो, क्या जा रहा है ना। जब ये fx इक्वल टू 0 होगा तो वहां पे ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगा। अब देखो अभी तक पिछले में अपन ने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा चीज अपन ने देखा कि यहाँ पे इसके बेसिस पे अपन ने 2 पॉइंट्स निकाले, पॉसिबल पॉइंट्स 1 और e। यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ पे पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं। अब अपन बात करें सिग्नम फंक्शन की, है ना, तो मेरे पास है सिग्नम फंक्शन ऑफ x माइनस 2। ये अब ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, ये तब डिसकंटिन्यूअस होगा जब इसके अंदर की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो ये आ रहा है x इक्वल टू 2। तो मतलब x इक्वल टू 2 जो है, सिंस ये अकेला खुद फंक्शन नहीं है, अकेला होता तो अपन डायरेक्टली बोल देते हैं यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसके साथ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मल्टीप्लाई में है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई में, ऐसे ही उसके साथ वो भी है। तो x इक्वल टू 2 भी अपने पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पॉसिबली डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, उसको भी अपने को चेक करना है ना। फिर अपन आगे चलते हैं। अगला पॉइंट ये आता है जैसे जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। डेफिनेशन चेंज होने का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ये एक फंक्शन है,
अब ये क्या कह रहा है कि जब x की वैल्यू या तो 5 है या -5 है या -5 से बड़ी है तो fx की वैल्यू इसके इक्वल है, तब बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू -5 से छोटी है तो fx की वैल्यू इसके इक्वल है, तब बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो x इक्वल टू -5 जो है एक ऐसी वैल्यू है जिस पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। उससे बड़ी वैल्यू पे फंक्शन कुछ और है, उससे छोटी वैल्यू पे फंक्शन कुछ और है। तो इस टाइप के जो वैल्यूज होती हैं जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, उन वैल्यूज पे भी अपने को चेक करना पड़ता है कंटिन्यूअस है कि नहीं। कभी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, कभी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करोगे, यहाँ पे बात करोगे तो 3 प्लस सॉरी एक्स ग्रेटर देन 3 पे ये है, एक्स लेस देन 3 पे ये है। तो 3 भी अपने पास में एक पॉसिबल पॉइंट आ गया कि यहाँ पे भी हमको चेक करना है कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। उसके बाद और एक कंडीशन कि अगर मान लो फंक्शन जो है अपने को, जैसे कोई भी एक एफ एक्स फंक्शन है, ये डिफाइन कर रखा है ए टू बी क्लोज इंटरवल में। अगर ये केवल, देखो अपन यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात करें, अगर ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो अपन x इक्वल टू ए पे और b दोनों पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है ना, जिसका मतलब एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, तो अपन केवल x इक्वल टू 1 पे चेक करते, 3 पे चेक नहीं करेंगे, इसमें उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो इन पॉइंट्स को, ये जो कि एंड पॉइंट्स हैं, उनको भी अपने को ध्यान में रखना है, बस वहां पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट के बारे में बात करो, मतलब अगर मैं यहाँ पे x को बोलूँ कि x कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो ये 1 से 3.5 तक डिफाइन है। तो मेरे को 1 पे भी चेक करना है, 1 एंड पॉइंट है, और 3 पे भी चेक करना है, 3.5 पे, है ना। तो 3.5 अब, है ना, ये अपने पॉसिबल पॉइंट्स आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे को फंक्शन को चेक करना है इन सारे के सारे पॉइंट्स पे। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू 1 पे, है ना, तो f ऑफ 1 की वैल्यू, अब देखो x इक्वल टू 1 पे 1 से बड़ी या 1 के बराबर वाली वैल्यूज के लिए फंक्शन है, लेकिन जब x लेस देन 1 है उसके लिए कोई फंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे किस टाइप की कंटिन्यूटी आएगी, राइट हैंड कंटिन्यूटी अपन चेक करेंगे, ठीक है। जिसका मतलब अब यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू f ऑफ 1 के बराबर आनी चाहिए और दोनों वैल्यूज जो है फाइनाइट आनी चाहिए, तो कंटिन्यूस होगा। तो f ऑफ 1 की वैल्यू सबसे पहले निकाल लो। f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू इसी में डालो, है ना। तो 1 यहाँ पे डाला तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 2 मतलब -1। सिग्नम फंक्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यू हमेशा -1 होगा, ठीक है। और इधर आ जाओ, यहाँ पे 1 डाला तो ये हो गया ln1। ln1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, 0 इंटू -1 0। अब 1 प्लस पे आ जाओ, 1 प्लस पे भी चेक करोगे तो लगभग ये माइनस में ही आएगा, है ना। तो 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा -0.999 समथिंग, इस तरीके से होगा, है ना। जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी वैल्यू जो है -1 के अप्रोक्सीमेट ही होगी। और यहाँ पे ln1 प्लस अगर अपन ले रहे हैं, 1 प्लस का मतलब यहाँ पे लगभग 0 पॉइंट समथिंग आउटपुट होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा, तो फाइनली अपने पास 0 ही आएगा। दोनों वैल्यूज फाइनाइट हैं, उसके साथ साथ इक्वल भी हैं, तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है। और आगे चलते हैं, है ना। x इक्वल टू 1 हो गया। अब अपन देखते हैं x इक्वल टू 2 पे, सीक्वेंस वाइज चल लेते हैं क्योंकि 2 जो है e से छोटा है ना। 2 पे अगर मैं बात करूं तो 2 पे देखो f ऑफ 2 प्लस और f ऑफ 2 माइनस, ये सब बराबर होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, है ना। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ 2 निकालो। f ऑफ 2 की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया मतलब आउटपुट 0। अब f ऑफ 2 प्लस करो, 2 प्लस अगर मान लो मैंने किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन जो है 2 प्लस मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन के अंदर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इनटू में यहाँ पे आएगा ln2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग जब भी आएगा इसका आउटपुट 1 होगा, है ना। ln2 के बारे में बात कर लेते हैं। ln का ग्राफ बना लो, ln का ग्राफ ये है, ये वैल्यू 1 है और ये e अगर मैं मानता हूँ तो e पे आउटपुट मेरे को 1 मिलता है। अब मेरे को चाहिए 2 तो जो है e के बीच में ही होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, इस पर आउटपुट की अगर बात करोगे 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। जिसका मतलब यहाँ पे ये 0 पॉइंट समथिंग मेरे को मिलने वाला है। अब 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0, ये हमेशा 0 हो जाएगा। ऐसे ही f ऑफ 2 माइनस निकालो, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 से जस्ट छोटी, तो ये जो है नेगेटिव में बनेगा, x माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा -0 पॉइंट समथिंग, है ना, इनटू यहाँ पे आ जाएगा ln2, इसको प्लस बोल देना है, इसको 2 माइनस। अब ये वैल्यू तो -1 देगी, लेकिन यहाँ की बात करोगे तो ये तो अभी भी 0 पॉइंट समथिंग ही देगा,
जो कि 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, तो ये भी फाइनली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी कंटिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज 0 ही आ रही है, सब बराबर आ रहे हैं, है ना। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट अपना क्या है, 2 हो गया। अब ई पे चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू ई। ई पे अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ई की वैल्यू देखो डालनी इसी में है, x इक्वल टू ई यानी कि 2.71 यहीं पे डालोगे, है ना। x इक्वल टू ई अगर मैं डालता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, e की वैल्यू 2.71 है, 2.71 माइनस 2 0.71 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 पॉइंट समथिंग इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 1 मतलब 1 आ गया। चलो अब ई प्लस पे आ जाओ। ई प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे तो फिर से वही 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है, लेकिन इनटू यहाँ पे एल एन ई प्लस। अब देखो अब कहानी बदलेगी, क्योंकि इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है। ये वैल्यू 1 है, अभी अपन ने बात भी की, ये ई है ना, और ई पे आउटपुट 1 आता है। अब मैं ई प्लस जाता हूँ, ई से जस्ट बड़ी वैल्यू के बारे में बात करोगे तो उसका आउटपुट 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। इसका 0 पॉइंट समथिंग का सिग्नम फंक्शन क्या हो गया, 1, और यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 मतलब 1 आ गया। लेकिन अब यहीं पे एफ ऑफ ई माइनस अगर मैं करता हूं तो ये तो वापस से क्या आ जाएगा, सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे आएगा एल एन ई माइनस। ई माइनस का मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँ, जी ई से जस्ट छोटी वैल्यू, ई से जस्ट छोटे भी नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0.999 समथिंग, है ना। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू तो अपनी 1 आ जाएगी, यहाँ पे बात करोगे तो ये आएगा 0.999 इस तरीके से, और 0 ये वैल्यू आएगी। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 ही होगा, तो ये हमारा 0 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 ये तो होता ही नहीं है ना, तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे होगा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू ई पे। अब इसके अलावा और कौन सा पॉइंट बच रहा है, 1 हो गया, e हो गया, 2 हो गया, और 3। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, है ना। 3 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 3 की हम बात करें, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, वही एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस और इक्वल टू 3 माइनस, और सारी की सारी वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, एफ ऑफ 3 की अगर तुम वैल्यू निकालोगे वो तो वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू ना तो इसमें लगा है ना इसमें लगा है। अब किसी में भी नहीं लगा तो मतलब वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन कुछ आउटपुट दे ही नहीं रहा x इक्वल टू 3 पे। वो x की वैल्यू 3 जो है वो ले ही नहीं रहा, जब वैल्यू नहीं ले रहा तो उसका कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा, तो डॉट डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा, है ना। अब बच रहा है अपना x इक्वल टू 3.5। अब 3.5 पे बात करते हैं। 3.5 जो है उसके बारे में देखो, 3.5 इसके अंदर डाला जा रहा है ना, अपने पास सिंगल फंक्शन है, इस वजह से इसको मैं ऐसे डील कर रहा हूँ, है ना, ये है। अब वैसे तो डाल के तुम यहाँ पे चेक ही कर सकते हो 3.5 प्लस और 3.5 माइनस, बट यहाँ पे एक चीज मैं समझा दे रहा हूँ ग्राफिकली, जैसे ये है। अब 3.5 के बारे में बात करोगे, 3.5 इस यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये आएगा। अब 3.5 प्लस देख लो, 3.5 माइनस देख लो, ये तो एक लाइन ही है ना भाई, ये पूरी की पूरी एक लाइन है ना, जिसमें ये 3 है, ये वैल्यू 4 है। अब इसके बीच में अगर यहाँ पे 3.5 तो इसके बीच में कहीं पे होगा, 3.5 में माइनस पे ये आएगा, प्लस पे और एग्जैक्ट पे ये आएगा, प्लस पे यही आएगा। तीनों वैल्यूज लगभग लगभग सेम सिनेरियो में है, लगभग लगभग बराबर होंगी। और एक चीज अपन ये भी देखे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है केवल और केवल डिसकंटिन्यूअस जब होता है जब उसके अंदर जो लिखा है वो वैल्यू इंटीजर हो, और 3.5 तो इंटीजर ही नहीं है, 3.5 थोड़ी ना इंटीजर है यार। जब 3.5 इंटीजर नहीं है तो मतलब यहाँ पे तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। तो वही चीज अपन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स अगर अपन देखें, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे मिल रहा है अपने को, डिसकंटिन्यूटी देखो रूट 10 था, रूट 11 था, रूट 12 था, और क्या था, और यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूअस 3 पे भी है, उसके साथ साथ ई पे भी है। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे ये फंक्शन एफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस है। अब तुम यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो हो गया 5, ऐसे भी इसका आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है उनको अपन काफ़ी ईजी मेथड से, ईजी प्रोसेस से इन पॉइंट्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें कि जेई मेंस 2023 के कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को डील किया गया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।